नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा और बहुत नज़दीक से शायद आप में से कई लोग उनको जानते भी होंगे। लेकिन जो बातें हमसे आज वो करेंगे, वो बातें ना आपने सुनी होंगी, ना कभी देखी होंगी। तो जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व पीआरओ राजन भगत, जिन्होंने पीआरओ नहीं, क्राइम ब्रांच का भी काम बखूबी संभाला था। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सबसे पहला सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस की वो सबसे बड़ी बड़ी याद क्या थी जो आपको अब तक याद है और लंबे समय तक याद रहेगी? नमस्कार आलोक जी, आप बहुत दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। मैं आपको और आपके दर्शकों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और आपने जैसा पूछा कि यादगार तो एक से एक हैं, कोई दिन ऐसा नहीं था जो याद ना आए। पर कुछ उपलब्धियां हैं जो आपने पूछा है, तो मैं आपसे शेयर करता हूं। पीआरओ के रूप में हमारी जो 2-3 सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2008 में। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स को उनकी जो सफलता के पीछे जो, और दिल्ली पुलिस को और दिल्ली को और भारत सरकार को, भारत के नाम को हमने जो धब्बा लगाने के लिए साजिशें थी, उनको नाकाम करने में जो काम किए, अंतर्राष्ट्रीय भी उसके अंदर कई चीज़ें आई थीं। और इसके बाद जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, निर्भया कांड था, ये भी कुछ चुनौतियों से कम नहीं था। तो पीआरओ में तो ये हम सब चीज़ें अपने सीनियर अफसर्स की जो होती है, पूरी उनकी तरफ से सपोर्ट मिलती थी। और उसके साथ साथ, जैसा आपने कहा कि मैं इंफॉर्मेशन सर्विस से नहीं था, लेकिन आप सबका मेरे साथ इतना अच्छा संबंध था कि मैं आप लोगों से ही सीखता था कि कैसे मीडिया से बात की जाए, कैसे उनको बताया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम निष्पक्ष होके और सच बात को करते थे और आपसे ही पूछते थे कि बताओ इसको कैसे कहा जाए कि जो देश के लिए, समाज के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए सब ठीक रहे, उसको हम कर पाए। वो सबसे बड़ी बात क्या थी जिस समय आपको लगा था कि दिल्ली पुलिस की छवि को बदलना या उसको बेहतर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसको आपने कैसे मीट किया था? दिल्ली पुलिस पे, आप मीडिया में हैं, आप जानते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए या कोई बात हो जाए तो सीधा छवि पे, अफसरों के ऊपर, और दूसरी बात पे, कार्यशैली पे प्रश्न रोज ही उठते थे। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था कि एक जर्मन नेशनल का कोई एक रिपोर्टर था जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया कॉमनवेल्थ गेम में। और जब वो मीडिया में चलने लगा तो सरकार की बड़ी चिंता बनी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जो कर रहे हैं हम इसको, इसमें कहीं बाधा ना आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि जो सुरक्षा में चूक दिखा रहे हैं, इससे कोई हमारे जो आने वाले मेहमान हैं वो विचल जाएं और ना आए। और दूसरा इंसिडेंट हुआ था जो आप याद करें, चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ था, एक बस के अंदर गोली भी चली थी। तो उसमें ये फैलाया जा रहा था कि ये आतंकवादी घटना है और दिल्ली में सुरक्षा के इंतज़ाम ठीक नहीं है। ये दोनों इंसिडेंट्स को सरकार की सूझबूझ जो थी और सरकार और सीनियर अफसरों से करने के बाद जो इसको हैंडल किया गया, और हमने आतंकवादी घटना होने के बावजूद उसको ऐसा हैंडल किया कि बाहर के देशों को ये लगा कि सुरक्षा के इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है। और हालांकि वो बाद में ब्लास्ट जो था तो आतंकवादी घटना, बाद में आतंकवादी भी पकड़े गए और सब कुछ हुआ, लेकिन जो मैनेजमेंट हुआ उस खबर का, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाद में बड़ा इसकी सराहना भी मिली। जब आप दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी का काम संभाल रहे थे, तब नकारात्मक पत्रकारिता का जमाना था। मुझे याद है बढ़िया से कि आजकल तो खैर फिर भी काफ़ी पॉजिटिव जर्नलिज्म है। उस समय हम लोग
हमारे कुछ चैनल हो या अखबार हो, बात बात पर पुलिस से सवाल किया करते थे। तो ऐसे सवालों का जब हम पूछा करते थे आप लोगों से नेगेटिव, तो आप कैसे उसको मैनेज करते थे और किस तरह से बड़े अधिकारियों से उसका परमिशन लिया जाता था? मैंने आपको कहा कि हम ईमानदारी से और सच्चाई के साथ चलते थे। जहाँ हमारी कहीं चूक होती थी हमारे किसी साथी की, तो हम उसको एडमिट करते थे और उसमें सुधार लाते थे। हम इसको नकारात्मक ना मान के और उसको हम सकारात्मक मानते थे। जो अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट हुई है तो हम उसमें सुधार लाके और आपके ज़रिए उसको हम जनता तक पहुंचाते थे और जनता हमारी बात को मानती थी और बिल्कुल हम अच्छी तरह से उसको चलाते थे। मीडिया से हुआ कोई आपका झगड़ा जो आपको यादगार बना दियो? मुझे ऐसा तो कोई याद नहीं आता कि कोई मेरा कभी झगड़ा हुआ हो। मैं क्योंकि झगड़ा करने की उसमें नहीं हूँ। सिर्फ कभी ऐसा हुआ कि भी कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ या अभी मेरे को पूरी खबर ले लेने दो, तब आपसे बात करूँगा। तो ऐसी इनफॉर्मल बात को भी कई बार वो रिकॉर्ड करके एयर कर देते थे। हालांकि नैतिकता में ठीक था कि नहीं था, इसके अलावा मैंने कभी कोई ऐसा नहीं, मेरा कोई ऐसा इंसिडेंट मुझे याद नहीं कि मेरे साथ कभी किसी रिपोर्टर ने कभी कोई बदतमीजी की हो। आपने दिल्ली पुलिस के 2-3 दौरों को देखा, मतलब कई सारे सीपी देखे और कई सारे दौर देखे। जब टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, उसके पहले मैनुअल मैनेजमेंट का ज़माना था, तो क्या अंतर पाते हैं तब और अब में जब आप बाहर से दिल्ली पुलिस को देख रहे हैं? तीनों समय अलग अलग हैं। मैनुअल ज़माना तो पुलिसिंग का जो था उसमें लोअर लेवल पे काफ़ी ऐसा ज़माना था कि आम जनता को उनका जो हक है वो नहीं मिल पाता था, उनको इंसाफ में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की तरफ एक हमारे सीनियर अफसर बसी साहब जब कमिश्नर थे और उनके ज़माने में टेक्नोलॉजी पे बड़ा ध्यान दिया गया और उस दौर में आप देखिए, आपका लाइसेंस या कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाए तो उसको करने के लिए आपको थाने में एक डेली डायरी एंट्री लेनी पड़ती थी और उसके लिए आप कई दिन चक्कर लगाते थे और इस बात की शिकायतें भी आती थी कि हमारा लोअर स्टाफ उसमें कुछ हैंकी पैंकी भी करता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने जब विचार विमर्श करके ऑनलाइन आपकी लॉस रिपोर्ट का सबसे पहले स्टार्ट किया और आप घर बैठे अपनी रिपोर्ट लिख सकते हैं और अपने प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें कई कानूनी दावपेच हमें ठीक करने पड़े। इसके बाद इस तजर्बे से उसके बाद हमने मोटर व्हीकल थेफ्ट, जो गाड़ी चोरी होने से लेके इंश्योरेंस कंपनी को जो एनओसी जाता है जिसमें कोर्ट की भी मंजूरी होती है, उसकी प्रोसीडिंग्स को जो हमने लागू किया और उसके एफआईआर और सारी चीज़ जो ऑनलाइन कंप्लेनेंट अपने घर पे गाड़ी चोरी होने के बाद करता था। हाई कोर्ट में कई मीटिंग हुई, सीनियर अफसर्स ने साथ जाके हमारे जो जजेस थे, चीफ जस्टिस और जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस बद्र दुरेज जो बाद में चीफ जस्टिस राजस्थान होकर रिटायर हुए, उनके साथ कई इंटरेक्शन हुए और उनकी काफ़ी गहन उसके बाद उसको उन्होंने अलाउ किया था। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश था जिसमें वो लागू हुई और मैं गर्व के साथ कहूँगा वो पूरा कंप्लीट सिस्टम आज भी सिर्फ दिल्ली में है, जबकि नए कानून जो आए हैं उनमें EFIR का प्रावधान तो आ गया है, परंतु वो EFIR और उसकी अनट्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन 21 दिन में घर में मिल जाना केवल दिल्ली में ही संभव है। अभी दिल्ली के अलावा हिंदुस्तान में अभी और कहीं नहीं है। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। PRO के अलावा आप क्राइम ब्रांच का भी काम संभालते थे और सबसे बड़ी बात थी दिल्ली के उन आंकड़ों को आप संभालते थे जो काफ़ी संवेदनशील कहे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसका महत्व भी होता है। तो कैसे ये सब कोऑर्डिनेट होता था और कैसे मैनेज होता था? ये मैनेज नहीं होता था, ये ट्रांसपेरेंट है। आपको एक जो बात आम जनता को शायद नहीं पता होगी और माफ़ करना, हो सकता है हमारे दिल्ली पुलिस के बहुत से लोगों को पता भी हो, लेकिन वो कैसे हुई ये शायद ना पता हो।
जो दिल्ली पुलिस में केस डायरी होती है और रुजनामचा होता है, वो हर जगह उस पर मैनुअली टाइम फीड किया जाता है और समय का उसमें अदल बदल करना जो आम पुलिस का खेल होता है उसमें होता है। हमारे यहाँ सर्वर से कंप्यूटर के जो टाइम चल रहा है वो टाइम उठा के टाइम स्टैंपिंग होती है उसकी केस डायरी की। और हाई कोर्ट ने कई बार हमारे पर जब पूछा गया कि ये बताओ इसमें टाइम क्या था, वो क्या था, और जब हमने कोर्ट में पेशी लगी, इवन मेरी भी पेशी लगी और मेरे को कॉल किया गया, तो मैंने बताया कि ये हमारा सिस्टम है। दिल्ली पुलिस की रोजनामचे में और केस डायरी में कोई अंतर नहीं हो सकता, समय का सर्वर से उठता है। तो इस बात को जान के हाई कोर्ट ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। इसके बाद जो ERSS 112 एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 जो है, उस पे जो होने वाली कॉल है वो हमारे CCTNS के रोजनामचे में ऑटोमेटिक डेली डायरी एंट्री बनती है, जिससे हज़ारों की संख्या में भी अगर डेली डायरी आ जाए, कॉल आ जाए, तो वो रोजनामचे में ऑटोमेटिक टाइम स्टैंपिंग से दर्ज होती है। मुझे याद है नॉर्थ ईस्ट में जब रॉयट हुए थे तो एक रात में 10,000 से ज़्यादा कॉल आ गई थी और विद इन रियल टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर सारी ऑटोमेटिक डेली डायरी बन गई थी, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए रॉयट्स के एक एक केस में मुकदमा दर्ज हो पाया और उसका संज्ञान लिया जा सका। अगर आप पुराने ज़माने के होने वाले रॉयट्स में देखो तो जितनी बार इंक्वायरी होती है उतनी बार नए मुकदमे दर्ज होते हैं। शायद यही एक ऐसा इंसिडेंट टाइम होगा जब हमने इसको ऑनलाइन बनाया हुआ था, तो इसमें ये शिकायत नहीं आई कि मेरे साथ हादसा हुआ है लेकिन मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ये कुछ उपलब्धियां थी जो सेंट्रल लेवल पे पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के हमने संज्ञान इनका लेके और जो दिक्कतें आम आदमी को आती हैं उनको दूर करने के लिए इसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया जो आजकल पेटिशन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कंप्लेंट भी आदमी घर बैठे दर्ज करा सकता है। अब हालांकि वो ये चीज़ तो देश भर में काफ़ी हद तक बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली में पहल करने का गर्व मुझे है। आपने कहा कि ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। जो ये सिस्टम सारा चल रहा था और काफ़ी पुरातन व्यवस्था थी दिल्ली पुलिस की, उस समय की कोई ऐसी याद जो इसको करने के प्रोसेस में आई हो आपके सामने? बिल्कुल, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हाई कोर्ट के जस्टिस से इंटरेक्शन होता था, कई मीटिंग्स हुई, तो हमसे पूछा गया कि भी ये इसका फ़ायदा क्या होगा। मैंने कहा देखिए, गाड़ी जब चोरी होती है तो मिलना उसका जो है वो तफ्तीश पे और समय पे निर्भर होता है, लेकिन जिसकी गाड़ी चोरी होती है उसको ये होता है कि मेरी इंश्योरेंस मिल जाए ताकि मैं अपनी EMI भुगतान कर सकूं या मैं नई गाड़ी खरीद लूं। तो उसका सबसे प्राइम इंटरेस्ट होता है कि मेरे को इंश्योरेंस मिल जाए। और इंश्योरेंस कंपनी की जो लंबे चौड़े टालने वाले काम होते थे तजर्बे से, वो हमने सीखे। पहले जब इंश्योरेंस मिलती थी SHO की अनट्रेस रिपोर्ट देने पे मिल जाती थी, बाद में उन्होंने कहा नहीं ये ACP के साइन पे मिलेगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें कोर्ट से मंजूर करा के दे दो। तो समय के बदलते हुए उन सब अनुभवों को देखते हुए हमने ये बनाया। तो मैंने जैसे वो बताया कि हाई कोर्ट के अंदर जब हमने ये बताया कि भाई ये हम इसलिए कर रहे हैं, तो एक रिमार्क्स था ऑनरेबल जस्टिस का, वो कहने लगे भाई पुलिस तो मैकेनिकल हो गई, मैं कोर्ट को मैकेनिकल नहीं होने दूंगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो फिर हमने उसका भी समाधान निकाला और कैसे कोर्ट उसके अंदर गहराई से उसकी इंस्पेक्शन कर सके फाइल को अनट्रेस रिपोर्ट देने के लिए हमने अपना मॉड्यूल उस तरह से डेवलप कराया। और जब हम लेके गए तो इसकी बड़ी प्रशंसा हुई और जिस दिन हमने वो दिखाया उसी दिन उसकी हमें मंजूरी मिल गई थी। जस्टिस साहब बहुत खुश हुए थे उससे। ये तो डाटा की बात थी। सर अगर मैं बात करूं आपके क्राइम ब्रांच की, तो उसमें कोई ऐसा केस डिटेक्शन जो आपको आपकी ज़िंदगी भर के लिए यादगार बन गई हो?
हाँ, कई केस ऐसे डिटेक्शन में हुए। एक जब अभी साइबर क्राइम शुरू हुआ था, अभी आईटी एक्ट भी नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट में एक ईमेल आई थी सबसे पहले। तब ईमेल के जो थ्रेट्स थे वो बहुत शुरू के दिन थे, उनमें कोई ज़्यादा तफ्तीश नहीं हो पाती थी। तो एक ईमेल आई सुप्रीम कोर्ट के सर्वर पे, आई विल किल द सीएम एंड ब्लो द कोर्ट, और सीधा सुप्रीम कोर्ट के सर्वर पे। और जहाँ कमिश्नर साहब और हमारे स्पेशल कमिश्नर थे डॉक्टर के पॉल, उस समय पे उन्होंने इमीडिएटली ये जिम्मेवारी मुझे दी, और वो ट्रेस करते करते हम अनंतपुर जगह है वहाँ आंध्र प्रदेश में, जो वहाँ पे पहुँच गए। और उसको हमने 5 दिन लगाए, और हमने एक जहाँ से वहाँ पे 10 साइबर कैफ़े थे जिन पे कोई सेम आईपी एड्रेस रहता था, तो उनको एक एक को छांट के हमने एक साइबर कैफ़े को नैरो डाउन करके एक्चुअल मुलजिम को और उनके सर्वर से सारी चीज़ निकाल के दी। तो ये बड़ा पुराने टाइम पे हमने शुरुआत की थी, तो ये बड़ा एक यादगार है। तो कई चीज़ें हमने इसी तरह से की। ऐसी कोई चूक या ऐसा कोई अफसोस जो आपको रह गया? ना, ऐसी बात नहीं। मैं तो बिल्कुल आखिरी दिन तक काम किया है। हमने जो जिम्मेदारी दी गई उसको निभाने की कोशिश की, और मुझे खुशी है कि हमें सीनियर अफसर्स के पूरी सपोर्ट मिलती थी। हम जो भी प्रपोज़ल लेके जाते थे उसमें हमें गाइडेंस मिलती थी, और जो उनसे हमें सपोर्ट चाहिए होती थी वो पूरी मिलती थी। हमने बिल्कुल ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम किया, और कोशिश ये रही है कि पब्लिक फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली वो काम किए जाएं जिससे आम जनता को फ़ायदा हो। और आज हम चाहे पुलिस में हैं या नहीं हैं, हमें अगर कोई कहता है कि जाके देखो मेरा काम नहीं हो रहा, तो हम उसको ऑनलाइन कैसे अप्रोच करना है पुलिस को, सिर्फ वो बताते हैं और उनका काम होता है। तो मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता। मेरी ये सबसे बड़ी खुशी है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन कि क्या अब आप दिल्ली पुलिस से बाहर रह के पुलिस का जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जो पुलिस की जो छवि चल रही है आजकल, फिर से दिल्ली में गैंगस्टर और गैंगवार की काफ़ी वारदातें हो रही हैं और शायद मैनेज नहीं हो पा रहा है उतनी चीज़ें, जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कैसे आंकते हैं अब के पीआरओ जो हैं, या जो पीआरओशिप है, या जो मैनेजमेंट है, उसको कैसे काम करना चाहिए? देखिए, वो सब सक्षम लोग हैं, अपने आप समझते हैं कैसे करना चाहिए। ये दौर होता है और जो पॉलिसी होती है उसी के हिसाब से काम होता है। दे आर डूइंग वेल। लेकिन क्योंकि जिस तरह से क्राइम नए नए तरीके लेता है, तो मैनेजमेंट के भी नए नए तरीके आते हैं, तो दे आर डूइंग वेल। सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व स्पोक्स पर्सन, पीआरओ या क्राइम ब्रांच के डीसीपी, सब कुछ, जो डाटा संभालते थे, दिल्ली पुलिस की छवि को भी संभालते थे, और उनकी बातें भी आपने सुनी। ज़रूर आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।